चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर का रिवीजन के साथ। लास्ट क्लास अपने लोग शायद से शायद मेरे को याद नहीं है डिविडेंड या मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स अपने कर चुके हैं प्रैक्टिस। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के बाद आज मैंने एक बड़ा चैप्टर लिया है क्योंकि कई लोग का डिमांड आया कि वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर था और वो जिस्ट में एकदम समझ में आ गया। तो एक और बड़ा चैप्टर है अपना, वो है कैपिटल बजटिंग। ये बड़ा दो सेंस में, एक तो इसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और दूसरा इसका मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। ये करीब से करीब 8 से 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम हॉल में, क्योंकि लीजिंग बोल के जो चैप्टर था नवंबर 19 तक वो अब हट गया है। तो लीजिंग क्योंकि अब हट गया है तो ये चैप्टर से बड़ा सारा क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि नवंबर 19 जो लास्ट एग्जाम अभी तक हुआ है उसमें लीजिंग से 10 नंबर का आया था और इस चैप्टर से 5 नंबर का आया था। बट अब मेरे को लग रहा है इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर का दे सकता है क्योंकि लीजिंग हट गया है। तो कैपिटल बजटिंग इज नाउ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब अपने लोग अगर कैपिटल बजटिंग को समझना है, और उसके बाद मैंने आपके लिए आरटीपी का क्वेश्चन और पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन दोनों इकट्ठा करके रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरटीपी का क्वेश्चन से, पहले रिवीजन से। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग कुछ नहीं होता, एक प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक है। मतलब किस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हो कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा जैसे हम लोग, मैंने और अविनाश ने जब नवीन क्लासेस फॉर्म किया था तो हमने भी अपना कैपिटल बजटिंग किया था कि वेदर वी शुड गो हेयर, और हम लोग को जॉब करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, वो सब एनालिसिस करना होता है और उसका फिर मॉनेटरी टर्म्स में जो कैलकुलेशन होता है वो कैपिटल बजटिंग के थ्रू होता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक है ये एक पहला बात। अब कैपिटल बजटिंग कई तरीके से होता है। पहला तरीका होता है अगर अपना कैश फ्लो सर्टेन है, और दूसरा अगर रिस्की या फिर अनसर्टेन है। रिस्की या अनसर्टेन कैश फ्लो का कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स अपने लोग को यहाँ नहीं, अपना एक नया चैप्टर आ गया था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, उधर कवर करना है, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। बट जो सर्टेन कैश फ्लोज है उनका कैसे टेक्निक है वो मैं सिखाऊंगा। सर्टेन कैश फ्लो की दो टेक्निक है, एक विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक को बोलते हैं डिस्काउंटेड मेथड, एक को बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड। मतलब जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है उसको डिस्काउंटेड, जिसमें नहीं किया जाता है उसको नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। तो विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी टेक्निक्स होते हैं और विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहला आता है पेबैक पीरियड, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पेबैक पीरियड विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, और अगर उसमें ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर ले तो इट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसके बारे में पहले मैं समझाता हूं आपको, सुनिएगा। पे बैक नाम से ही समझ में आ रहा है कितने टाइम में मेरा लगाया हुआ पैसा वापस आ जाता है, करेक्ट। जितना टाइम में आपका इनिशियल आउटफ्लो जो आपने किया है वो अगर कवर हो जा रहा है उसको अपने पे बैक पीरियड बोलते हैं। तो इनिशियल द टाइम इन विच इनिशियल आउटफ्लो गेट्स रिकवर्ड इज कॉल्ड पे बैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट ये अपने इसीलिए नहीं, इसको कंसिडर करने का कैश फ्लो डज नॉट कंसिडर्स द कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। ये इसका क्या है ड्रॉबैक, ये कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड डिसाइड देखता ही नहीं। अगर वहां कोई बड़ा नेगेटिव अमाउंट या बड़ा पॉजिटिव अमाउंट खड़ा है तो वो डिसीजन को इफेक्ट करेगा। तो क्योंकि सारे कैश फ्लोज और सारे इनफ्लोज कंसिडर नहीं होते इसीलिए ये अच्छा टेक्निक नहीं है। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर नहीं होता तो एकदम अच्छा टेक्निक नहीं है। बट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेते हुए यानी डिस्काउंट रेट को देखते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है कैश फ्लोज का, उसके बाद पेबैक पीरियड निकाला जाता है, इसलिए उसको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोलते हैं। और उसमें एक कंडीशन ठीक हो जाता है, वो है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। बट अभी भी एक फ्लॉ रहता है और वो कौन सा है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता है। भैया कंडीशन अगर मैच कर गई, या सपोज इसी तरीके से अपने को सम्स करने बोले तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डू द प्रोजेक्ट? क्राइटेरिया टू डू द प्रोजेक्ट एक ही है कि इट शुड बी विद इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब अगर प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है, 5 साल कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं और पैसा 3 साल के अंदर अंदर आ जा रहा है, 4 साल के अंदर अंदर आ जा रहा है, 2 साल के अंदर आ जा रहा है तो प्रोजेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे अगर 5 साल में भी पैसा लगाया हुआ वापस नहीं आता है तो। ऑन द अदर हैंड अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है और हमको
कोई एक तो करना है तो आई विल सजेस्ट जिसमें अपने लोग का सबसे कम पे बैक पीरियड आ रहा है या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ रहा है, इन द सेंस जिसमें सबसे कम आएगा, अर्ली रिकवरी हो रहा है यानी बाकी के सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे, इस वजह से अर्लियर दी बेटर या लोअर दी बेटर। इनफ्लोज कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इनफ्लोज निकालना तरीका है, अगर आप पैट ले रहे हैं इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, यस, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते वक्त डेप्रिसिएशन नहीं लिए हैं तो आपको ऐड करना पड़ता है डीटीएस यानी डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। एंड हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भैया, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड इज कैलकुलेटेड एज डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। ये हुआ इनफ्लोज निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका होता है पैट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन ऊपर कंसीडर किए थे, माइनस किए थे, प्लस पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन। तो वी कैन कैलकुलेट इनफ्लोज इन टू मेथड्स, पैट इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन प्लस डीटीएस या पैट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। ये एक और टेक्निक हो सकता है। बोलिए डन है आपको बात? ये हुआ अपने लोग का पूरा पैट निकालने का तरीका। अब अगर आगे बढ़े तो देयर आर सम रेगुलर इनफ्लोस एंड देयर आर सम टर्मिनल इनफ्लोस। इनफ्लोस शुरू में नहीं आते, टाइम टू टाइम रेगुलरली आते हैं, और एक टर्मिनल में आते हैं लास्ट में। तो रेगुलर इनकम्स क्या, इनफ्लोस क्या होते हैं भैया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ईच ईयर, ये रेगुलर इनफ्लोस होते हैं। और डीटीएस, अगर आप इनफ्लोस ऐसे निकाल रहे हैं पैट, तो अगर पैट निकालते वक्त इग्नोर किए हैं एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन, तो डीटीएस एक और तरीके का रेगुलर इनफ्लो होता है। तो ये हो गया आप लोग का रेगुलर इनफ्लो। और टर्मिनल हो गया लास्ट में जाके, जो शुरू में लगाते हैं वो लास्ट में वापस मिलता है, एसेट। एसेट शुरू में क्या लगता है भैया, एसेट शुरू में अपना इनिशियली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो अपने को कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी सेटअप करने का कॉस्ट लगता है, और कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। ये दोनों वापस 10 ईयर या फिर प्रोजेक्ट के एंड में रिकवरी होता है इसका। फिक्स्ड एसेट्स के रिकवरी को अपने स्क्रैप वैल्यू के नाम से रिकवरी जानते हैं। अगर ये सवाल में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो इसको जीरो मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड वर्किंग कैपिटल का रिकवरी को वर्किंग कैपिटल रिकवरी बुलाते हैं। अगर ये सवाल में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम करते हैं जितना शुरू में इन्वेस्ट हुआ है उतना लास्ट में जाके रिकवर हो गया। तो ये अजम्पशन दोनों याद रखिएगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अपने अजम्पशन लेते हैं कि वो रिकवर ही नहीं हुआ, यानी नो स्क्रैप वैल्यू, बट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल वी अज्यूम कि वापस पैसा आता है प्रोजेक्ट के एंड में। तो ये हुआ अपने लोग का दो अजम्पशन और दो टर्मिनल इनफ्लो कंसीडरिंग दो इनिशियल आउटफ्लो। ठीक है, टर्मिनल आउटफ्लो कुछ नहीं होता, और संक कॉस्ट और एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर नहीं किया जाता। संक कॉस्ट मतलब डूबा हुआ पैसा, अगर पहले से कोई पैसा लगाया हुआ है कहीं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो खर्चा इनकर हो चुका है और उसका कोई रेलिवेंस नहीं होगा, चाहे प्रोजेक्ट करे चाहे नहीं करे, तो उनको संक कॉस्ट बुलाते हैं। बट अगर उसको यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन आप भले ही आगे कंसिडर कीजिए बट वो इनिशियल आउटफ्लो नहीं आएगा। बट सेकेंड पार्ट जो है वो है अपना कि एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट। एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया, सपोजेटली अपने पहले से एक रेंट पे जगह लेके रखे थे और वहां मेरा 50,000 पर मंथ रेंट लग ही रहा था, बट अचानक से मैंने उस 50,000 पर मंथ की जगह को बोला और एक काम करूंगा यहाँ और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, तो उसका रेंट का हिस्सा उसमें आएगा, एलोकेट होगा। बट अगर वो प्रोजेक्ट नहीं भी होता तो रेंट लग रहा होता, तो इस वजह से एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट भी डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से भी लग रहा था। तो एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट और संक कॉस्ट को वी इग्नोर इन आउटफ्लोज। ये हुआ अपना इनफ्लोज और आउटफ्लोज का बात, जैसे अपने को काम आएगा वो पेबैक पीरियड निकालने में और आगे भी। तो ये मैंने पेबैक पीरियड आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपने लोग अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये एक और कंसेप्ट है जो नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, और यहाँ पे क्योंकि वर्ड है अगेन क्या देखिए ध्यान से, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये इनफ्लोज को कंसीडर नहीं करता, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पैट को ही लेके चलता है। तो अपने को अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से इसको निकालना है। तो ये तो और रद्दी से रद्दी चीज है क्योंकि इसमें नॉन कैश आइटम्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट, एआरआर का फॉर्मूला होता है एवरेज पैट। एवरेज कैसे भैया, सिंपल एवरेज और डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटफ्लो इनटू 100। डज नॉट कंसीडर्स इनफ्लोज, देयरफॉर इलॉजिकल, और रिटर्न जितना ज्यादा हो उतना बेटर, इसलिए हायर द बेटर अगर इससे डिसीजन लेना पड़े तो।
जनरली आपको ये सवाल में नहीं देगा। नेक्स्ट अपने आते हैं अगला टॉपिक पे, जो कि है ये एनपीवी टेक्निक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा साइमल्टेनियस टेक्निक जो अपने को सीखना चाहिए वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक और नाम होता है, जनरली लोग वो पता नहीं करते और उसके बिना एग्जाम हॉल में चले जाते हैं तो डर लगता है, प्लस एग्जाम हॉल में आ जाता है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है, विच इज डिजायरेबिलिटी फैक्टर। आप यहाँ साइड में लिख सकता है, इसका दूसरा नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजायरेबिलिटी फैक्टर। तो ये था, मैंने पहले नाम बताया आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। दूसरा अब सुनिएगा, एनपीवी टेक्निक यूज किया जाता है अगर प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। भैया व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक प्रोजेक्ट करेंगे तो दूसरा नहीं कर सकते, मतलब ईदर ऑफ दी वन प्रोजेक्ट्स करना है अपने को। और अगर अपने एक से ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट केस। उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हेल्प करता है कि पहले कौन सा प्रोजेक्ट करे और उसके बाद उस तरीके से एनपीवी निकलता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ टेक्निक विच हेल्प्स वेयर द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, तो रैंक करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले करे, बट निकालना अल्टीमेटली एनपीवी ही पड़ता है। वो अपने को मदद करता है जिससे अपना एनपीवी ज्यादा से ज्यादा आ सके। इस टेक्निक को वी कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग। इस टेक्निक को वी कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो मेथडोलॉजी यूज करते हैं उसको क्या बुलाते हैं? कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल को ठीक से रैशन करना। ओके, अब एनपीवी का फॉर्मूला बताता हूं। एनपीवी का फॉर्मूला वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोस। एकदम सारे इनफ्लोस को कंसीडर करता है और सारे आउटफ्लोस को कंसीडर करता है, और मैंने इनफ्लोस और आउटफ्लोस निकालना आपको सिखा दिया। ठीक है भैया, एनपीवी अगर 0 या 0 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट, यानी पॉजिटिव रिटर्न देता है अपने को। और अगर अगेन 2 से ज्यादा यूज करना है, 1 करना है 2 में से या 3 में से या 4 में से, तो हायर दी बेटर। ओके भैया, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जैसे मैंने आपको कहा इट इज नथिंग बट इसका सिंपल फॉर्मूला होता है आप लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू, लिखेंगे आप, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज, जैसे मैंने इनफ्लोज निकालना सिखाया, डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटफ्लो या आउटफ्लोज, डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटफ्लो। ये हुआ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स है, ये फैक्टर है कि 1 रुपया लगाते हुए कितना रुपया मिला, यानी अगर 1 रुपया लगा रहे हैं और 1.1 मिल रहा है यानी वी आर अर्निंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और 1 से कम है तो वो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके भैया, what is when the projects are divisible? What if when the projects are divisible? Divisible का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट को आधा भी कर सकते हैं क्योंकि बाकी का पैसा कहीं और से आ जाएगा, यानी वो जो प्रोजेक्ट जिसमें अपने पैसा लगा रहे हैं और 10 जन लगा रहे होंगे तो वो लोग वहां से इकट्ठा कर लेंगे, अपने जितना डाल रहे हैं अपने को उतना ही रिटर्न मिलेगा उसके बाद। जैसे अगर अपने 1/5 ऑफ द प्रोजेक्ट एक्वायर किए तो अपने को रिटर्न भी 1/5 ऑफ द प्रोजेक्ट का मिलेगा। उस हिसाब से स्टेप 1 निकलता है कैलकुलेट पीआई, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड गिव रैंक। मैंने पीआई निकालना सिखा दिया। ठीक है भैया, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एज पर रैंक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जैसे जैसे पैसा लगा सकते हैं रैंक के हिसाब से उनमें पैसा लगाएंगे, और सपोज लास्ट में जितना पैसा बचा वो जो नेक्स्ट रैंक है उसमें लगा देंगे और खत्म करेंगे एनपीवी निकाल के। ये होता है तरीका अगर प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, इजी होता है। तकलीफ जब होता है व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर नॉन डिविजिबल। और मैं एक बात बता दूं, मेरे को लग रहा है इस बार कैपिटल रैशनिंग से सवाल आएगा। मैंने अपने बुक में 31, 32, 33 3 सम्स करवाया है, प्लीज वो तीनों सवाल देख के जाइएगा। अच्छा, नॉन डिविजिबल है तो स्टेप 1 तो सेम है कि पीआई निकालना है और रैंक देना है, बट स्टेप 2 में एनपीवी निकालना है रैंक से, और बचा हुआ पैसा क्योंकि नॉन डिविजिबल है अब मैं आधा अधूरा लगा नहीं सकता, तो मेरे को जो बचा हुआ पैसा है घर पे रखना होगा। घर पे रखने से अच्छा है चाहे कुछ भी रिटर्न मिले, 10% मिले, 2% मिले, 5% मिले, शायद मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो बट 0 से तो ज्यादा है, तो इसीलिए मैं उसको बैंकों में लगा दूंगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दूंगा। तो वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स विच आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वी इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी रिस्क फ्री रिटर्न तो कमाते रहे कम से कम, तो उस वजह से जो पैसा बचता है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देते हैं। मैंने इसका भी एक सम्स कराया है, क्वेश्चन नंबर 33, जरूर से देखिएगा। तो ये हुआ अपना
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का तरीका। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट मेथड होता है आईआरआर। आईआरआर का मतलब क्या होता है भैया? आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी कमाती है। ये तरीका निकालने का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जब मैं जितना पैसा लगा रहा हूं और मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना है। मतलब अगर मैं अपने पैसे लगा रहा हूं, हर साल 10% चाहिए और वो 10% ही कमा रहा है, तो 10% से अगर उसको पीछे टाने, डिस्काउंट करे, तो इट मस्ट बी इक्वल टू माई लगाया हुआ पैसा यानी आउटफ्लो। तो एट आईआरआर एनपीवी इज इक्वल टू 0, यानी एनपीवी 0 आता है जब आईआरआर पे अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं। तो आईआरआर का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज, या फिर एनपीवी इज इक्वल टू 0। एनपीवी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आईआरआर अगर आरओआर से ज्यादा है यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपका ज्यादा है तो वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, या इक्वल है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। आईआरआर जनरली निकालने आता है और एनपीवी या फिर पीआई, ये तीन में मेरे को लग रहा है इस बार पीआई का ज्यादा चांस है, बट अगर आएगा तो एनपीवी प्लस आईआरआर का भी सवाल आ सकता है। तो अब अपने चलते हैं नीचे सम इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर जो अपने को ध्यान रखता है व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी या आईआरआर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अगर कैश फ्लोज अलग अलग है तो इफ द कैश फ्लोज आर सेम तो अपने कैश फ्लो इनटू एनवीटी फैक्टर यूज करते हैं। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलता है भैया? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, यानी कि अपने लोग को एक ही काम करना है कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। सपोज अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो, और ये अगर एक बार इक्वल्स टू मारते हैं तो df1, 2 बार मारते हैं df2, 3 बार मारते हैं df3, ऐसे ऐसे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आ जाएगा। अगर एनवीटी फैक्टर्स निकालना है तो सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल लीजिए इक्वल्स टू करके, जितने बार किया उसके बाद जीटी बटन कर दीजिए ग्रैंड टोटल, और वो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन दे देगा। एनवीटी फैक्टर इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। वही मैंने लिखा है यहाँ, हाउ टू कैलकुलेट एनवीटी फैक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। क्या ये स्टेप्स आपको दिख रहा है? पहला स्टेप 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, उसके स्टेप 2 इक्वल्स टू n टाइम्स, और थर्ड स्टेप जीटी। ठीक है भैया। इफ नो टैक्स इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड डीटीएस ऑल्सो, करेक्ट। अगर टैक्स ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन कोई मायने नहीं रखता है। आप शुरू से डेप्रिसिएशन समझ में भूल जाइए कि कुछ भी डेप्रिसिएशन था भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक ही महत्व है, उसका टैक्स का बेनिफिट। सब्सिडी एक इनफ्लो मानोगे इनिशियल में, दो अजम्पशन होता है, या तो उसको कॉस्ट से रिडक्शन मानना या इनफ्लो मानना। इंस्टीट्यूट 99% टाइम पे उसको एक इनफ्लो मानता है, तो अपने भी वो मानेंगे, बट एक बार सीए फाइनल में उन्होंने इसको एक कॉस्ट रिडक्शन के रूप में भी लिया था, क्योंकि सम्स ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि इसको कॉस्ट रिडक्शन के रूप में लेना है। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, मैंने फिर भी एक सवाल कॉस्ट रिडक्शन से करवाया था और एक सवाल इनफ्लो से करवाया था। आप एक अजम्पशन फॉलो कीजिए, इनिशियल इनफ्लो। डेप्रिसिएशन दो मेथड हो सकता है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम हुआ तो जनरली स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू लास्ट में जाके, तो देयर इज नो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। बट अगर डब्ल्यूडीवी है तो जनरली वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम, बट कभी कभी चेंज भी हो सकता है सिनेरियो। तो जनरली क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू बुक वैल्यू, तो उस वजह से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आता है। तो अगर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आता है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप कैसे निकलता है? ध्यान से सुनिएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप वुड बी आफ्टर एडजस्टिंग कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। मतलब उसमें अपने लोग को उसका जो टैक्स के कारण आपको जो बेनिफिट या नुकसान हुआ है उसको एडजस्ट करना होगा। इफ देयर इज कैपिटल गेन देन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू सेल वैल्यू, यानी जो अपने लोग को आया स्क्रैप वैल्यू, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। जितना कैपिटल गेन हुआ, सपोज 7 लाख का मशीन था एंड पे, और डब्ल्यूडीवी में वैल्यू उसका लास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, और बिक गया 10 लाख में, तो 3 लाख का जो एक्स्ट्रा कमाए हैं उस पे जो टैक्स लगा है सपोज 30%, तो जितना आया वो 90,000 वो अपने हटा देंगे, क्योंकि वो अपना चला गया टैक्स के रूप में। तो अपने यहाँ पे जो 10 लाख आया था और जो माइनस हो गया अपना 90,000 वो हटा देंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन बोल के। 3 लाख नहीं हटाना है, सिर्फ टैक्स ऑन कैपिटल गेन हटाना है। और इन केस ऑफ कैपिटल लॉस नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाता है? सेल वैल्यू, और वहां बेनिफिट मिलता है टैक्स का, इसलिए सेविंग्स ऑन कैपिटल लॉस। जैसे कि वैसे ही अगर एग्जांपल लूं कि 7 लाख का मशीन था और 5 लाख में बेचे,
तो क्या होगा भैया, 5 लाख मिला प्लस 2 लाख पे 30% का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कैपिटल लॉस हुआ तो टैक्स पे छूट मिलेगा या फिर टैक्स कम लगेगा, तो वो भी अपने को 60,000 का बेनिफिट होगा। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ योर कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस। जनरली अभी एक अनाउंसमेंट आया है जिसमें बोल रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अपने करके जाएंगे, अगर आता है तो अपने को ध्यान रखना होगा कि कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होता है। तो ये था अपना मुद्दा सबसे पहले, और ये था अपने लोग का पूरा डिस्कशन किसके ऊपर भैया, कैपिटल बजटिंग। एक पार्ट रह गया जो कि है आउटफ्लो अप्रोच। यहां देख सकते हैं आप, मैंने लिखा था आउटफ्लो अप्रोच। जनरली इससे भी सवाल आ जाता है, एनपीवी मेथड में क्या होता है, कभी कभी इनफ्लोज देता नहीं है या इनफ्लोज सेम होता है, तो वी कैन गो बाय आउटफ्लो अप्रोच। आउटफ्लो अप्रोच क्या बोलता है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिकरिंग आउटफ्लोज जितना होगा, ध्यान रखना उस पर टैक्स का एडजस्टमेंट कर देना, क्योंकि एक्सपेंसेस पे टैक्स बचता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस, क्योंकि वो अब इनफ्लो है तो वो माइनस होगा आउटफ्लोज से। ठीक है भैया, दिख रहा है हम लोग को। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का ताकि आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, पहले मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिकरिंग आउटफ्लोज नेट ऑफ टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस यानी जितना कमाया वो हट जाएगा, क्योंकि डीटीएस से टैक्स सेविंग होता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, जो भी लास्ट में स्क्रैप आया वो भी एक इनफ्लो है, वो हट जाएगा, प्लस इनिशियल आउटफ्लो, क्योंकि खर्चा निकाल रहे हैं तो इनिशियल आउटफ्लो ऐड होगा। तो कैलकुलेट, ये इसके बाद आप निकाल सकते हैं। अब एक बात और है जो कि है, अगर एनपीवी निकाले हैं 2 प्रोजेक्ट का, या आउटफ्लो अप्रोच से 2 प्रोजेक्ट का अपने आउटफ्लोज निकाले हैं, और अगर वो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अलग अलग है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अलग अलग है मतलब भैया एक प्रोजेक्ट 6 साल का था, एक प्रोजेक्ट 8 साल का था, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए वी कैलकुलेट एनुअलाइज्ड एनपीवी या आउटफ्लो अप्रोच में एनुअलाइज्ड नेट आउटफ्लो। ये तरीका निकालने का एक ही है, जो भी एनपीवी आया डिवाइडेड बाय एनवीटी फैक्टर, यानी जो उस परसेंटेज पे रेट पे अपना जितने साल का एनवीटी फैक्टर है, सपोज 6 साल का एनवीटी फैक्टर निकालेंगे और एक का 8 साल का, और डिवाइड कर देंगे दोनों आउटफ्लो या दोनों के एनपीवीज को, उससे क्या निकल जाएगा, एनुअलाइज्ड एनपीवी या एनुअलाइज्ड नेट आउटफ्लो। उसके बाद आप जज करेंगे, अगर एनपीवी है तो हायर द बेटर, अगर आउटफ्लो टेक्निक है तो लोअर द बेटर। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मेरे को करना था कैपिटल बजटिंग को लेके। कई टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट जो है वो है एनपीवी, दूसरा अपना आउटफ्लो अप्रोच, तीसरा पीआई, और चौथा आईआरआर। आईआरआर निकलता कैसे है और वो कैसे करते हैं वो मैं इस में सम्स के रूप में आपको करवा दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं किस तरीके का सवाल आया। पहला सवाल ये आरटीपी में था और ये सवाल मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 से था और ये आरटीपी में आ गया। देखिए कैसा सवाल है। A company is considering the proposal of taking up a new project which requires an investment of 800 lakhs on the machine and other, यानी इनिशियल आउटफ्लो आपको बोला 800 लाख, और आपको बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स अर्निंग्स दे दिया, यानी ये डिप्रिसिएशन और टैक्सेस के पहले के प्रॉफिट है, यानी दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी। ठीक है भैया, ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस इज 12%, ये अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी इससे अपने डिस्काउंटिंग रेट बोल देंगे इसको, डिस्काउंटिंग रेट। The asset has to be depreciated at 20% on WDV method। WDV method यूज करना है 20%, तो टफ हो गया सवाल क्योंकि WDV method की वजह से हर साल का depreciation अलग अलग आएगा। The scrap value may be taken as zero, आंसर इज may be, यानी ये लोग बोल रहा है आप इसको जीरो ले सकते हैं या तो इग्नोर भी कर सकते हैं या जीरो ले सकते हैं। अब देखो 2 बात हो गया, अगर मैं स्क्रैप वैल्यू को जीरो लेता हूं, ध्यान से सुनना, क्या कोई बुक वैल्यू आएगा लास्ट में? जरूर आएगा। WDV मेथड से हमेशा कोई ना कोई बुक वैल्यू आता है, आपने बचपन में अकाउंट्स पढ़ा है। तो 5 साल के एंड पे सपोज 5 लाख आया बुक वैल्यू, ध्यान से सुनना, सपोज 5 लाख, बट आपने उसको स्क्रैप क्या पकड़ा, जीरो। ये नहीं कि बेचे ही नहीं, आपने अज्यूम किया कि आपने बेचा और रियलाइज कितना हुआ, जीरो। तो पूरा का पूरा 5 लाख क्या हो गया आपका, कैपिटल लॉस। तो क्या इस कैपिटल लॉस पे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये पर्टिकुलर लॉस पे आपको वही टैक्स का यानी 40% जो टैक्स है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी आपने जो कैपिटल लॉस इनकर किया 5 लाख का, उसका 40% यानी 2 लाख
आपका इनकम या फिर इनफ्लो हो जाएगा साल पूरा 5 साल के एंड पे। रियलाइज कुछ नहीं हुआ तो 0, बट 2 लाख का टैक्स बेनिफिट, तो 2 लाख घर पे आएगा। बट अगर आप वहीं इसका अजम्पशन लेते हैं कि मैंने तो ये माना कि मैंने उसको बेचा ही नहीं, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है स्क्रैप का, ना कैपिटल लॉस कंसिडर करना है। देखते हैं आईसीआई ने जब इसको आरटीपी में किया तो कैसे लिया। चलिए, सबसे पहले यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन, आल्सो कैलकुलेट द आईआरआर। आईआरआर बाद में निकालेंगे, पहले एनपीवी देखते हैं कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे दिया, उसके बाद डेप्रिसिएशन 20% और WDV के हिसाब से निकाल लिया, एंड दिस इज ट्रीटेड एट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। उन्होंने इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंसिडर किया है। तो अगर कंसिडर किया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आप लोग का, माइनस करते हुए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हटा दिया उसमें से और पैट निकाल लिया। अब जब पैट निकाला तो इस अमाउंट पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल गया, या आप अलग से भी ले सकते थे जैसे मैंने क्लास में करवाया है, या यहाँ पे भी कर सकते थे। तो नेट इनफ्लोज आ गया। अब पीवी जब निकालेंगे आप, तो ये आपका पीवी निकालते वक्त नेट इनफ्लोज में 5 से आपको डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करेगा, क्योंकि इन्होंने पीबीडी निकालते वक्त पीबीटी डेप्रिसिएशन हटाया, तो डीटीएस नहीं, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 96 के साथ 160, तो 256। ऐसे करते हुए सारा वैल्यूज आ गया। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू अपने को पहला 12% पे बोला था, तो 12% पे करके एनपीवी का आंसर आया अपना 141.36 lakhs। समझ में आपको ये पूरा बात। पहले डेप्रिसिएशन, पहले उन्होंने पूरा प्रॉफिट लिखा, डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन को हटाया तो पीबीडीटी आ गया, पैट टैक्स हटाते हुए और नेट कैश फ्लोज वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करते हुए, जो मैंने सेकंड टेक्निक सिखाया था आपको निकालने का, इनफ्लोज। यहां ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने पूरा का पूरा डेप्रिशिएट कर दिया मशीन को, यानी उसको कैपिटल लॉस मान लिया। तो एक ही बात है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मान लिया तो टैक्स बेनिफिट ले लिया उनको डेप्रिसिएशन में साल के एंड पे। तो ये हुआ अपना वैल्यू। अब 12% पे आंसर निकाला तो 141.36 lakhs आया एनपीवी। डू कैलकुलेट आईआरआर, वी नो एट आईआरआर एनपीवी इज इक्वल टू 0। 12% पे अगर एनपीवी इतना ज्यादा आया है तो पक्की बात है रेट बढ़ाना होगा एनपीवी गिराने के लिए, क्योंकि रेट तो डिवाइड में आता है। तो अगर एनपीवी गिराना है तो रेट को बढ़ाना होगा। तो अपने पास अवेलेबल रेट्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है 12 के बाद, 14, 16 और 20। जनरली एग्जामिनर बोलता है कि 1% का गैप होना चाहिए, बट क्योंकि पर्टिकुलर सवाल में अपने को ही दिया हुआ है 14, 16 और 20 का गैप, तो अपने ये यूज कर सकते हैं। अगर सवाल में नहीं दिया हुआ होता तो अपने लोग अपना तरीके से ट्रायल एंड एरर करते। तो अपने एक काम करेंगे, पहले 16% पे निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। 16% पे अगर सेम काम करें तो इट इज कमिंग टू 50.71, यानी अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव करने के लिए रेट और बढ़ाना होगा। तो 20% पे निकालेंगे तो वी गेट -26.84। इसके वजह से इन दोनों के बीच में आईआरआर होगा, क्योंकि एट आईआरआर एनपीवी इज इक्वल टू 0। वी यूज कंसेप्ट कॉल्ड इंटरपोलेशन, एंड बाय इंटरपोलेशन आपको मालूम है फॉर्मूला कैसे है, मैंने क्लास में भी करवाया है आपको कि इतना से इतना के लिए इतना जाना है तो कितना होगा। तो उस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे, 18.62% आंसर आएगा। ये था अपना आईआरआर और एनपीवी निकालने का तरीका जो सवाल पूछा गया था। अब इस बेसिस पे एग्जाम में तो क्वेश्चन आया नहीं था, बट क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा एक तो आया हुआ है ऑलरेडी। जैसा मैंने आपको कहा, ये नवंबर 19 में भी पूछा गया था, किसके ऊपर भैया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी कैपिटल रैशनिंग। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप पढ़ेंगे इस सवाल को, 1 लाख रुपया है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उनके एनपीवी ऑलरेडी दे दिए। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में डालना है कि व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड आर डिविजिबल, तो कौन सा करें। एनपीवी अगर निकाला हुआ है और इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो क्या आप इनफ्लोज बैक निकाल लेंगे। इनफ्लोज बैक कैलकुलेशन से आ जाएगा एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000, ऐसे करते हुए सारे। और आप साइड में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, which is present value of all inflows divided by initial investment। उसके बाद आप बगल में रैंक देंगे, जो रैंक सबसे ज्यादा आएगा उसके लिए टेबल 2 बनाएंगे आप, जिसमें आप क्या लिखेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू रैंक इन्वेस्टमेंट्स। उसमें आप रैंक 1 को सबसे पहले इनिशियल जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो लिखेंगे। सपोज रैंक 1 प्रोजेक्ट ई आया सपोज, तो प्रोजेक्ट ई को जैसे ही आप रैंक 1 देंगे, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग गया अपना 50,000,
तो अपने इसमें पूरा का पूरा खपत कर दिया 50,000। सपोज रैंक टू प्रोजेक्ट एफ है, बट प्रोजेक्ट एफ में 60,000 मांगा था, बट वी हैव ओनली 1 लाख अवेलेबल, तो वी विल गिव ओनली 50,000 बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अपने पास 1 लाख टोटल अमाउंट है। अब ये जो 50 आया तो इस पे अपने को पूरा का पूरा एनपीवी मिलेगा, यानी कितना मिलेगा एनपीवी एफ पे, ई पे 24,000, बट एफ में क्योंकि अपने 60 की जगह 50 लगाए तो अपने को मिलेगा भी 5/6 ऑफ दी एनपीवी, तो अपना एनपीवी होगा 18,000 का 5/6, क्योंकि 50 लगाए हैं 60 की जगह, तो ये अपना आंसर हो जाएगा अगर रैंक 1 और रैंक 2 ई और एफ आता तो। वैसे आप इसको करेंगे सवाल को। और एक था व्हेन दी प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है तो ये सवाल बहुत ही गलत दिया, क्योंकि आपको अगर प्रोजेक्ट्स नॉन डिविजिबल है तो यहाँ पे देना चाहिए था गवर्नमेंट का रेट, सिक्योरिटी का रेट। अगर वो नहीं दिया कोई बात नहीं, आप एक काम करेंगे, सपोज 50,000 लगाए और 50,000 लगाने के बाद प्रोजेक्ट एफ आ रहा है तो आप उसमें लगा ही नहीं सकते पैसा, तो अगर आप उसमें पैसा लगा ही नहीं सकते तो आप 50,000 से कम का इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे, जो कि निकला सी, तो आप सी पे 40,000 लगा देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आ ही रहा है। और जो आइडल फंड बचा है हिसाब से आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लगाना चाहिए था, बट क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अपने नहीं लगा रहे हैं। बट नोट लिख के आएंगे, द रिमेनिंग आइडल फंड आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आइए देखते हैं इन्होंने आंसर्स कैसे किया है इसका। उसके लिए अपने साइट पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर नवंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर डी, कंपलसरी क्वेश्चन में आया था ये। तो चेक करते हैं, अगर कोई ने नहीं किया तो बहुत गलत, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन था। ये रहा, इन्वेस्टमेंट निकाल दिया इन्होंने, देख सकते हैं आप यहाँ इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही एनपीवी निकाला हुआ है, और एनपीवी एज पर 1 रुपी इन्वेस्टेड, यानी वही टाइम्स निकाल दिया, रैंकिंग दे दिया। आप एनपीवी से भी निकाल सकते हैं, पीआई से भी निकाल सकते हैं। ये लोग एनपीवी के हिसाब से रैंक दिया है, अपने पीआई के हिसाब से रैंक देंगे। और रैंकिंग निकला C1, 2 निकला E, 3 निकला D और F निकला 4। उस हिसाब से जब अपने प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग के हिसाब से बांटे तो C पे 40,000 डाले, E पे 50,000 डाले, 10,000 जो बचा वो प्रोजेक्ट D पे डाल दिए, तो 1/3 ही आपको एनपीवी का मिला। उस हिसाब से आपका आया पैसा। बट अगर अपने लोग का इनडिविजिबल है प्रोजेक्ट, तो देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बना। सी और ई में डालने के बाद 10,000 बच जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका जो 10,000 बच गया वो आइडल फंड में चला जाएगा, अदरवाइज अपने डी में डालते। अब देखिए ये लोग ने और कॉम्बिनेशन खेला कि अगर सी और एफ करे तो कितना, और ओनली डी करे तो कितना। आप चाहे तो सिर्फ एक दिखा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी से ज्यादा आएगा, क्योंकि अपने ने ऑलरेडी रैंकिंग दे दिया था। तो दिस वॉज द आंसर। बोलिए डन है आपको बात। तो अब अपना कैपिटल बजटिंग का कैपिटल रैशनिंग, एनपीवी और आईआरआर तीनों मैंने एक एक सवाल करवा दिया। प्लीज ट्राई करेंगे घर पे इसको वापस से, और अच्छे से कैपिटल बजटिंग करके जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को फॉलो भी अपने नवीन क्लासेस चैनल से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, चाहे आप मेरे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 8910902944 पे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे अगला कौन सा चैप्टर मेरे को बनाना चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।